नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एलजी ने मुख्य सचिव से जुड़ी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। दिल्ली के मुख्य सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार का यह मामला था। सीएम अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट को एलजी ने खारिज कर दिया है। एलजी ने दिल्ली सरकार की विजिलेंस रिपोर्ट नामंजूर कर दी है। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट पूर्वग्रह से ग्रस्त की गई है, ऐसा एलजी ने कहा। एलजी ने केजरीवाल सरकार की सिफारिश को पूर्वाग्रह से ग्रस्त और योग्यता रहित बताया। इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्री आतिशी ने जो रिपोर्ट बनाकर सीएम केजरीवाल को सौंपी थी मुख्य सचिव पर, जिसमें तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है एलजी ने। सीएम केजरीवाल ने यह रिपोर्ट एलजी को भेजी, जिसे खारिज कर दिया गया। सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, एलजी को जो रिपोर्ट सौंपी गई थी जिसमें तमाम डिटेल्स दिए गए थे कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया मुख्य सचिव के द्वारा, ये तमाम जो आरोप थे ये सब खारिज कर दिए गए हैं एलजी की ओर से। बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विजिलेंस मंत्री आतिशी को एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा था और उस रिपोर्ट को जब तैयार हो गई तो एलजी के पास भेजा गया, जिस रिपोर्ट के अंदर दिल्ली के मुख्य सचिव पर द्वारका एक्सप्रेस वे पर जो बामनोली गांव है वहां पर 41 जो एकड़ जमीन है उससे जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला था, जिसको लेकर एलजी के पास जो रिपोर्ट भेजी गई थी उसमें एलजी से जो है दिल्ली के मुख्य सचिव के इस्तीफे की मांग भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी। लेकिन अब बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि एलजी की तरफ से उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया है और उसमें सीधे तौर पर एलजी की तरफ से तर्क दिया गया है कि इससे पहले ही पूरे मामले पर, क्योंकि दिल्ली के जो मुख्य सचिव है और जो डिविजनल कमिश्नर है उनके आधार पर, उनकी शिकायत के आधार पर एलजी का ये कहना है कि हमने पहले से इस मामले पर सीबीआई जांच के आदेश दे रखे और सीधे तौर पर इस रिपोर्ट को एलजी ने राजनीति से प्रेरित बताया है, क्योंकि पूरे मामले पर एलजी की तरफ से जो जवाब दिया गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि रिपोर्ट को स्वीकार नहीं की गई। इसके साथ साथ एलजी की तरफ से एक लेटर भी मुख्यमंत्री को लिखा गया है, उसमें तमाम बातों पर जिक्र किया गया है। एलजी की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है, केवल मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर को बदनाम करने की एक जो बेवजह की रिपोर्ट जो है वो बनाई गई है, इसमें कोई तथ्य इस रिपोर्ट में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली सरकार का माने तो दिल्ली सरकार का सीधे तौर पर कहना है न केवल एक मामला, क्योंकि एक मामला तो द्वारका एक्सप्रेस वे पर जमीन अधिग्रहण भ्रष्टाचार से जुड़ा है, दूसरा मामला आईएलबीएस अस्पताल के अंदर भी तो मुख्य सचिव के बेटे के शेयर हैं, इससे भी पूरा मामला है। तो दो मामलों पर जो रिपोर्ट है वो भेजी गई थी, जिसको एलजी ने अब स्वीकार नहीं किया है। नमित, ये भी समझना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में अगर देखें तो क्या ये मान लिया जाए कि एक बार फिर से दिल्ली में दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी होने वाला है? क्योंकि हमें याद है, आप और हम चर्चा कर रहे थे, जिस तरह से मंत्री जो आतिशी हैं उन्होंने ये पूरी रिपोर्ट तैयार की थी और सीएम को भेजी थी, केजरीवाल साहब को भेजी थी और उसके बाद फिर ये रिपोर्ट आगे भेजी गई थी एलजी साहब को। लेकिन उसके बाद अब ये रिपोर्ट खारिज करना एक बार फिर से विवाद को जन्म देगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि पिछले एक डेढ़ साल में जिस तरीके से दिल्ली के एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में जो नोकझोंक लगातार रही है, विवाद की स्थिति लगातार बनती रही है, अब ये जो मुख्य सचिव के बेटे से जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार का जो मामला है ये एक बड़ी वजह बन गया है दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में, क्योंकि एलजी जो है, इससे पहले सबको पता है कि जो अधिकारी हैं वो एलजी के अंडर में आते हैं और अधिकारियों के साथ दिल्ली की नोकझोंक लगी रहती है। लेकिन ये जो ताजा मामला है मुख्य सचिव के बेटे से जुड़ा, उनके ऊपर जो जमीन अधिग्रहण भ्रष्टाचार का मामला निकल कर आया है, इसमें एलजी का एक कहना है कि हमने पहले इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, लेकिन निश्चित तौर पर लगातार ये मामला बढ़ेगा, क्योंकि एलजी की तरफ से इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया है और मुख्यमंत्री ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की थी। अब इस्तीफा नहीं हुआ है और रिपोर्ट को भी स्वीकार एलजी की तरफ से नहीं किया गया। अब इंतजार है कि दिल्ली सरकार यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। चलिए, शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। एक बड़ी खबर है, दिल्ली रवाना हुए हैं शरद पवार। एनसीपी पर चुनाव आयोग में सुनवाई। चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे शरद पवार। एनसीपी को लेकर आज चुनाव आयोग में सुनवाई होनी है।
मुंबई से ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। दिल्ली रवाना हो चुके हैं शरद पवार। एनसीपी पर चुनाव आयोग में सुनवाई। चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे शरद पवार। एनसीपी को लेकर आज चुनाव आयोग में सुनवाई। हमारे साथ सहयोगी शुभम पांडे जुड़ गए हैं। शुभम, शरद पवार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, आज अहम सुनवाई है। बिल्कुल, देखिए शाहरुख जी, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज चुनाव आयोग के दफ्तर में। ऐसे में जब एनसीपी दो गुटों में बट चुकी है, उनके भतीजे अजित पवार अपना अलग खेमा बनाकर महाराष्ट्र में सत्ता का सुख भोग रहे हैं, तो उन्होंने पार्टी के चुनाव चिन्ह, पार्टी के नाम पर अपना दावा ठोक दिया था। तो ऐसे में चुनाव आयोग अब ये इस बात की डिसीजन लेगा, इस बात का निर्णय लेगा कि आखिर असली एनसीपी किसकी है, क्या शरद पवार की है, क्या अजित पवार के। इस सारे जब फैसले हो रहे हैं तो ऐसे में शरद पवार खुद कमर कस ली है और आज पुणे से दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद जब सुनवाई शुरू होगी तो खुद समझ मौजूद रहेंगे। क्योंकि देखिए, ये वो शख्स है जब साल 1999 में सोनिया गांधी से बगावत करने के बाद तारिक अनवर के साथ महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी। उसके बाद कई सालों तक महाराष्ट्र में उन्होंने सत्ता का सुभोग भी भोगा है। तो ऐसे में अब पार्टी की जो साथ पर सवाल आ चुके हैं, पार्टी बचाने पर सवाल आ चुके हैं। तो ऐसे में शरद पवार खुद जो अपनी कमर कर चुके हैं और खुद वो चाहते हैं कि उनके सामने सुनवाई हो, ताकि अपनी दलीलों को रख सके, अपनी बातों को रख सके कि उनके भतीजे ने जो कुछ भी किया है वो सत्ता के लालच में आकर किया। इसी वजह से शरद पवार इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद जब सुनवाई शुरू होगी तो उस वक्त अपने वकीलों के साथ इस चुनाव आयोग के सामने मौजूद रहेंगे। अच्छा, एक चीज और कही जा रही है कि अजित पवार जो हैं उन पर कई सारे गंभीर आरोप शरद पवार लगा रहे हैं। यहाँ तक कि ये तक कह रहे हैं कि शपथ पत्र जो था उसका, उसमें उन्होंने कई सारे झूठ बोले हैं। बिल्कुल, देखिए अजित पवार गुट की ओर से ये दावा किया गया था कि जब पार्टी में उनके पास जो शपथ पत्र दिलाई गई थी, उनके पास जो विधायक है उनके हस्ताक्षर हो या जो अन्य चीजें बात हुई हैं, उसको से एफिडेविट दायर की गई थी चुनाव आयोग के सामने। उसको लेकर शरद पवार गुट लगातार ये बार बार कह रहा है कि ये सारी चीजें झूठी हैं। इस बात की जानकारी शरद पवार को नहीं दी गई थी कि जिस तरह से जो हमने 2 जुलाई के दिन देखा, किस तरह से अजित पवार अपने साथ विधायकों को लेकर चले जाते हैं, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है, उसके बाद वो एफिडेविट चुनाव आयोग के सामने जाते हैं कि पार्टी मेरी है, चुनाव चिन्ह जो घड़ी है वो मेरा है। तो इसी वजह से इन सारे बातों को, सारे तथ्यों को सामने रखते हुए लगातार कई बार सुनवाई हुई, लेकिन हल बिल्कुल रोकेंगे आपको अभी। शुभम, लौटेंगे आपके पास। आज नहीं 25 साल ऐसा है। उसके बाद में चाहे बीजेपी गवर्नमेंट थी यहाँ पर, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कोई कम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी मजबूरियाँ हैं, वरना रेवेन्यू होगी नहीं हमारे पास में। तो ये जो जुमला बोल रहे हैं ये बहुत गलत है। इनको चाहिए कि ये एक्साइज ड्यूटी कम करके नीचे लाए। और जैसे यूपीए गवर्नमेंट जब था तब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गई थी, तब तो महंगा हुआ था, 60-70 रुपये 80 रुपये हो गया था। पर इनकी गवर्नमेंट आने के बाद तो इतना डाउन हो गया अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तेल के अंदर, ये चाहते तो 40-50 रुपये ला सकते थे, आज तक क्यों नहीं लाए? पूरा खजाना ही भर रहे हैं। एक बात है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है, जितने इनके नेता आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, या जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, आसाम के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उत्तराखंड के आ रहे हैं, और भी कोई आ रहे होंगे। अगर आप दिन भर भाषण सुनो तो एक ही टैब बोल रही है सबकी, एक ही टैब बोल रही है। लोकतंत्र में हमने जो 5 साल काम किया राजस्थान में, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महंगे राज शिविरों में गारंटी दी हम लोगों ने, 7 घंटे आगे दे रहे हैं, उस पर कोई बहस नहीं हो रही है। चुनाव हमारे यहाँ है, चुनाव हमारे यहाँ है, हमसे बहस करोगे हमने ये काम किए, गलत काम किए, लागू नहीं हो पाए, कमी रही, खामी रही, उसकी आलोचना करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। सूटकेस में महिला का शव मिला है। कुर्ला इलाके में महिला का शव बरामद हुआ है। मौके पर पहुंचकर पुलिस जांच में जुट चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, मुंबई में एक सूटकेस में महिला का शव बरामद हुआ है।
हमारे साथ सहयोगी शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, इस महिला के बारे में कोई जानकारी मिल पाई कि आखिर कौन है ये महिला और किसने इस तरह से शव को सूटकेस में बंद करके यहाँ पर रखा है? देखिए चारुल जी, बीते रविवार दोपहर 12:30 बजे के आसपास मुंबई के कुर्ला इलाके में मेट्रो का काम चल रहा है। उसी मेट्रो काम के आसपास एक सूटकेस मिलता है, अज्ञात लावारिस पड़ा हुआ रहता है, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस विभाग को दी जाती है। पुलिस की टीम जब पहुंचती तो उसमें एक महिला का शव मिलता है। इसकी उम्र 25 से 35 तक बताई जा रही है। हालांकि इसका अब तक नाम नहीं पता चल पाया, लेकिन इनकी अब जो है वो हत्या हो चुकी है। इनके ऊपर अब पुलिस ने एडीआर दर्ज कर आगे की जांच में जुटी थी कि आखिर इनकी मौत किसने की या इन्हें मौत के घाट उतारा। देखिए फिलहाल इस तरह की पहली खबर ये नहीं है मुंबई से सूटकेस में लाश मिलना, इससे पहले भी कई सारी खबर है। लेकिन देखिए ये ऐसी घटनाएं तब होती हैं जब कोई प्रेम प्रसंग के मामले होते हैं या कोई दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह से चीजें करते हैं कि मार कर सूटकेस में पैक करके लावारिस जगहों पर, अनजान जगहों पर फेंक दिया जाता है। फिलहाल एडीआर दर्ज कर लिया गया और धारा आईपीसी 302 के तहत जो हत्या का मामला होता है उसके तहत मामला दर्ज कर पुलिस इस छानबीन में सूचित करी और इनके फोटो तमाम पुलिस स्टेशन मुंबई में भेज दिए गए हैं, ताकि कहीं पर भी अगर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की हो तो उसको पता लगाया जा सके कि आखिर महिला का नाम क्या था, महिला किस इलाके से ताल्लुकात रखती थी या महिला के किसी पड़ोसी के बारे में, संबंधित परिवार वालों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाए। इसके अलावा आसपास की सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं कि आखिर जब कल रविवार का दिन था, कौन ये सूटकेस लेके आया था, आसपास कोई क्लिप मिल जाए जिससे आरोपी को पकड़ने में थोड़ी सी आसानी जो है वो पुलिस को उस पर हो जाती है। फिलहाल एडीआर दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक आरोपी की तलाश जो है वो मुंबई की कुर्ला पुलिस जो है सरगर्मी से तलाश कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में 41 जिंदगी बचाने की कवायद जारी है। पीएम मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। पाइप से टनल में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। 40 मीटर तक 6 इंच की पाइपलाइन बिछाई गई है। 2 लोगों की तबीयत बिगड़ने की खबर भी आ रही है। पाइप से दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन अब स्थिति जो है वो और खराब होने लगी है क्योंकि मजदूरों की तबीयत अब बिगड़ने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। देखिए, वक्त बढ़ता जा रहा है और जो मजदूर हैं वो अभी तक फंसे हुए हैं। किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? हालांकि ऑक्सीजन, दवाइयां सब कुछ पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उस टनल में कैसे जिंदगी बसर कर रहे होंगे वो 41 मजदूर जिंदगी की आस में। से 3 दिन का समय और लग जाएगा। मतलब 2 दिन मान के चलो आप, 2 दिन का लग ही जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगी ड्रिलिंग मशीन, तो इसके ऊपर से नीचे के लिए बोरिंग होगी, फिर उसके मतलब वहाँ से उनको निकालेंगे। और ये रोड का काम भी चल ही रहा है। हम सब जो हैं ये बिहारों से हैं सारे लोग, और ये मशीनें भी लगी हुई है, इतने सारे लोग लगे हुए हैं हमारे, तो ये काम हो जाएगा और ये निकल जाएंगे। ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तो बन चुकी है और 1 किलोमीटर लगभग अभी बनना बाकी है। तो ये आपका 24 घंटे लगभग लग जाएंगे। अभी जो है 200-250 लेबर है, तो 24 घंटे तो हो गए। 24 घंटे में 1-1.5 किलोमीटर के आसपास तो कर दिया। अब 1-1.5 किलोमीटर और बचा है। 1 किलोमीटर मान के चलो आप लमसम 24 घंटे के अंदर तो बता रहे कि पहुंच जाएंगे। उसी दौरान हम लोग भी अपनी कोशिश जारी है, सभी लोगों की कोशिश जारी है। पर चलो जो भी है रेस्क्यू द्वारा उन लोगों को, बेचारों को निकालेंगे। उनके अगर निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे पूरा प्रयास है कि निकलने चाहिए। अब आगे क्या है क्या नहीं है, मशीनी रोड राड तो खैर बन गई, मशीनें चल देगी, निकाल लेंगे सर। कोशिश तो यही रहेगी कि मतलब जल्द से जल्द उन लोगों को। हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ रहे हैं। अनुज, देखिए दिन बीतते जा रहे हैं और सबसे अहम चीज आप देखिए, 41 जिंदगियां अभी तक टनल में फंसी हैं। तमाम इंतजाम, तमाम वादे, तमाम दावे सिर्फ और सिर्फ धराशाही नजर आ रहे हैं। 41 मजदूर अभी भी टनल में फंसे हैं।
जी बिल्कुल, चारुल, जिस तरीके से समय बढ़ता चला जा रहा है और 41 लोगों की जिंदगी और मौत के बीच लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं, क्योंकि टनल के अंदर अभी भी फंसे हुए हैं और प्रशासन लगातार अपडेट तो कर रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन की चीजें तो कर रहा है, लेकिन नतीजा सामने निकल के सामने नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी चीज क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं सिलपारा टनल को लेकर के। एक एक पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ले रहे हैं। प्रशासन के लोग वहां पे मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय टनल के जो विशेषज्ञ हैं और नॉट, वो भी वहां पे मौजूद है और वहां का स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। अब चूंकि समय बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो मजदूरों के लिए करीब 30 मीटर की जो पाइप है वो डाली गई है, जिससे उनको जो है उचित खाना और उचित दवाइयां मिल सके, क्योंकि वो अंदर टनल के अंदर सुरक्षित रह सके और जिंदा रह सके। इसके अलावा अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें, तो चारों उसमें टनल के ऊपर से एक रोड बनाई जा रही है कंक्रीट की। उस रोड के द्वारा जो ऑर्गर मशीन है उसको ऊपर ले जाया जाएगा और वर्टिकल जो ड्रिलिंग है, कल जिस तरीके से लगातार न्यूज इंडिया में लगातार इस बात को बोला जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग के द्वारा उन मजदूरों को, जो अंदर मजदूर फंसे हुए, उनको जो मशीन है वो बाहर निकाली जाएगी। एक और चीज सामने आई है, क्योंकि अब ये कहा यह जा रहा है कि एक जो आपदा सचिव है उन्होंने ये चीज जारी करी है कि किसी भी डिपार्टमेंट में अगर इस तरीके का कोई रोबोट है तो वो हमें प्रोवाइड करे, क्योंकि रोबोट एक ऐसा पर्सन जो वहां पे उस जो ड्रिलिंग जहां से करी जा रही है टनल में, वहां से निकलते हुए वो अंदर की तरफ जाएगा और वहां से जो मजदूर है, कुछ मजदूरों को वो बाहर भी निकाल के ला सकता है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन इस तरीके की जो तकनीक है वो कारगर शायद सिद्ध नहीं हो सकती है। अगर बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के, तो आज दिन काफी हो चुके हैं और लगातार एसडीआरएफ की टीमों, एनडीआरएफ की टीमों को लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन। जी अनुज, एक चीज और समझना चाहेंगे कि देखिए, प्रधानमंत्री लगातार इस हादसे पर नजर रखे हुए हैं, सीएम ने हुई है, वो जा भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है 41 जिंदगियां कब बचेंगी, कब बाहर आएंगी। लेकिन इस बीच ये दुखद खबर जरूर आई है कि 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ने लगी है। आखिर कोई टनल में कब तक रहे, तमाम समस्या है वहां पर। जी बिल्कुल चारुल, क्योंकि प्रशासन ने काफी लेट कर दिया। 3 से 4 दिन के बाद उन्होंने सेना की मदद ली, 4 से 5 दिन के बाद उन्होंने बाहर से मशीनें मंगवाई। बाद में अब इस समय की ताबड़तोड़ जिस तरीके से लगातार मेहनत चल रही है, अगर यही मेहनत पहले कर ली गई होती तो शायद वो मजदूर, अब 41 मजदूर अब बाहर टनल के बाहर होते। लेकिन अब चूंकि ताबड़तोड़ मेहनत करी जा रही है और मजदूरों की तबीयत भी लगातार वहां पे खराब हो रही है, क्योंकि टनल के अंदर रहना संभव नहीं है, क्योंकि आज 9वां दिन हो चुका है और 9 से जब इतने दिन बीत चुके हैं तो वहां पे रहना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है मजदूरों के लिए। तो इसी को लेकर के दो मजदूरों की तबीयत भी वहां कुछ खराब हुई है, लेकिन जो एक पाइप ये डाल रहे हैं 400 मीटर का, उस पाइप के द्वारा ये दवाइयां भी बेच रहे हैं, ऑक्सीजन की भी सुविधा दी जा रही है। साथ ही साथ जो अभी तक खाने के पैकेट नहीं, जो कि अभी तक जो खाने के पैकेट दिए जा रहे थे, या तो वो मुरमुरे दिए जा रहे थे या तो वो चने दिए जा रहे थे खाद्य पदार्थों को लेकर के। लेकिन अब कल जिस तरीके से सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वहां पहुंचे थे, उन्होंने जब ये तकनीक बताई कि हम इस तरीके से हम पाइप डालेंगे और पाइप डाल करके जो मजदूर है उनको खाने, जो यहाँ से खाद्य सामग्री है उनको वो भेज सकते हैं, तो अब वो पाइप डाला जा रहा है और डाल करके खाद्य सामग्री वो उनको भेजी जा रही है। साथ ही साथ टनल के ऊपर की जो कंक्रीट की रोड बननी थी, वो रातों रात वो रोड बनी हुई है और उसका करीब 10 फुट का हिस्सा बचा हुआ है, जो वो रोड बन जाएगी और वहां से वो वर्टिकल ड्रिलिंग करके ऊपर से मजदूरों को निकाला जाएगा। जी चारों। अभी अनुज को जानकारी, कब तक ये ऑपरेशन जो है वो चलता रहेगा और मजदूर कब बाहर आएंगे? अभी चारुल, जिस तरीके से समय की अगर बात करें तो अभी भी 3 से 4 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि लगातार 24 घंटे काम चल रहा है। उसके बावजूद करीब करीब 3 से 4 दिन का समय अभी भी लग सकता है। एक चीज और है कि एक स्प्रे, क्योंकि आपदा प्रबंधन जो डिपार्टमेंट है या जो टनल के लोग हैं, उनका ये कहना है कि एक स्प्रे हम इजाद कर रहे हैं, जो स्प्रे डालने से जो मलबा गिर रहा है, कि मलबा जितना हटाया जा रहा है उतना ऊपर से पहाड़ से गिर रहा है, तो अगर हम उस स्प्रे को उसका स्प्रे करेंगे उस जगह पे, तो वो मलबा ऊपर से नहीं गिरेगा, क्योंकि कुछ देर के लिए अगर मलबा रुक जाता है तो हम नीचे का मलबा निकाल सकते हैं। इस तरीके की तकनीकी अपनाई जा रही है, लेकिन अभी तक रिजल्ट कुछ सामने नहीं आ पा रहा है कि अभी 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे,
अभी कितने मजदूर की संख्या 41 है या उससे ज्यादा है, ये भी कहा नहीं जा सकता है कि चूंकि अभी तक की जो संख्या बताई जा रही थी 40 थी, अब 2 दिन से 41 संख्या हुई है और अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि 41 से क्या बढ़ सकते हैं मजदूर, क्या उससे ज्यादा भी मजदूर वहां पे फंसे हुए, ये तो जब ड्रिलिंग करने के बाद पता चलेगा। जी चारू। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनुज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।